तो स्टार्ट कर सकते हैं सब आगे। आगे तो अपना वीडियो ऑन कर लो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वापस। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के ऊपर है। और ये थोड़ा सा, अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली हम वो ऑर्डर डिस्कस कर सकते हैं जो अभी रिसेंटली आया है, अगर उसमें कोई पर्टिकुलर क्वेरीज है तो, ताकि हमारा टाइम बच सके। जैसे आप लोग ठीक समझे, डायरेक्टली ऑर्डर डिस्कस करें। उसमें डाउट है किसी को जो रिसेंट डेलीगेशन आया है? सर आवाज आ वही यूज में रहेगा सर, मुझे लगता है, और कुछ। नहीं, क्योंकि मुझे शायद सौरभ ने बताया था कि कुछ आप लोग को डाउट था प्रेजेंट डेलीगेशन में। तो मैं बेटर है कि वो जो डाउट्स जो आपने सर तिवारी सर के सामने पूछा होगा, क्योंकि लेक्चर उन्होंने ले लिया डीएसपीआर के ऊपर आई गेस। तो बेटर ये है कि हम एक एक करके जो स्पेसिफिक डाउट्स हैं आपके, अगर वो ले लें, या फिर पूरा ऑर्डर ही मैं स्क्रीन पे शेयर करूं। अगर ऑर्डर डिस्कस करना है तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, कर दूं? सर वो अच्छा रहेगा सर। मैं अपना जो ऑर्डर है वो शेयर करता हूँ, फिर आप लोग डाउट्स उसी से पूछ लेना। ठीक है, मुझे लगता नहीं सर अब तो ये विड्रॉ होगा जल्दी। विड्रॉ होगा। देखते हैं डाउट क्या है, लेट्स डिस्कस डाउट क्या है उसमें। उसके बाद देखते हैं अभी हम लोग। शेयर कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अभी चलो पहले ये ऑर्डर में, ये जो ऑर्डर है ये आप लोग का दोनों का ऑर्डर है, स्कीम्स के लिए भी वैलिड है और नॉन स्कीम्स के लिए वैलिड है। इन्होंने दो एनेक्शर्स में डेलीगेशन किया है। ठीक है, तो आई होप पहले आप लोग को स्कीम्स और नॉन स्कीम्स क्लियर है, क्या स्कीम्स होते हैं और क्या नॉन स्कीम्स होते हैं, वो चीज़ अपन को क्लियर है। क्योंकि अब आप लोग डाउट्स पूछोगे और मुझे आंसर करना है। बताओ मैं, चलो पहला जो हमारा डेलीगेशन है वो स्कीम्स के लिए है, और इट इज रिलेटेड टू वर्क गुड्स एंड सर्विसेज। कोई डाउट है इसमें? बताओ प्रवीण, कैसे डिस्कस करना है, मतलब मोड बताओ। अगर आपको डिस्कस मतलब आप लोग खुद ही पॉइंट कर सकते हो तो डिस्कस करना है प्रवीण, या आप लोग मतलब मैं एक एक रीड आउट करूँ? सर ये जो जैम से जैसे डायरेक्ट परचेज करते हैं हम, तो उसमें सर ये वाली पावर यूज कर सकते हैं अभी कौन सी गुड्स वाली के लिए? पावर? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ये तो जेम्स के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हो आप। लेकिन सर इसमें एक लाइन लिखी थ्रू ओपर एंड लिमिटेड टेंडर। हाँ, ओपन और लिमिटेड टेंडर, तो ये जैम के थ्रू अगर आप ओपन कर रहे हो या लिमिटेड कर रहे हो पोर्टल के थ्रू, जैसे अभी मैंने आपको सिक्योरिटी में दिखाया था ना, पोर्टल में ऑप्शन आ रहा है ओपन टेंडर करना है, लिमिटेड टेंडर करना है, जो भी कुछ है। अ, वो सिक्योरिटी पोर्टल आपको दे रहा है ये चीज। जैम पे भी अगर आप ओपन टेंडरिंग में जा रहे हो या लिमिटेड टेंडरिंग में जा रहे हो, कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आउटसाइड जैम का पावर नीचे दिया हुआ है अलग से। और जब आपको कोई चीज आउटसाइड जैम खरीदना है तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, उसके बारे में अलग से जिक्र किया उन्होंने कि आउटसाइड जैम का क्या करना है हम लोग को। ठीक है, अभी ये जो आपका जो पावर है वर्क गुड्स और सर्विसेज, आपका जो पोर्टल यूज होना है वो सीपीपी पोर्टल यूज होना है वर्क्स के लिए। गुड्स और सर्विसेज के लिए जो पोर्टल यूज होना है वो जैम पोर्टल यूज होना है। ठीक है, इसके लिए आपको पावर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को भी 10 लाख का पावर दे दिया गया है। पहले डेलीगेशन में एक्सएन के पास वर्क का कोई पावर नहीं था। तो अब अगर आप लोग डिवीजन में पोस्टेड हैं तो एक्सपीएन विल फील एम्पावर्ड राइट नाउ कि उनके पास 10 लाख का पावर है, एंड इन ऑल द थ्री कैटेगरीज। इनफैक्ट सर्विसेज का भी पावर दिया गया, विच इज स्ट्रेंज थिंग। मैं कभी सोचा नहीं था कि हायरिंग का पावर भी एक्सएन को मिल सकता है। मैं तो कभी डिमांड भी नहीं किया था, जब मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था वोरा साहब के साथ, हम लोग सब जब डिस्कस कर रहे थे, मैं बस वर्क्स के लिए फाइट कर रहा था कि वर्क्स मिल जाए हमें। बट सरप्राइजिंगली हमें हायरिंग का पावर भी दे दिया गया। 10 लाख तक आप
डीओ, एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, ड्राइवर आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ के अंदर, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ मतलब अगर आपके कोई स्ट्रेंथ में कोई वैकेंसीज है इनकी, जो रेगुलर रेगुलर जो आपके स्टाफ होते हैं एलडीसी, यूडीसी, उसके एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ के अंदर आप हायर कर सकते हैं। बट एक इसमें कैच है कि आपको जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपका मिनिस्ट्री से अप्रूव होना चाहिए। एक बार आपको अपना सैंक्शन स्ट्रेंथ को अप्रूव कराना होगा फिर से, ठीक है। सर सैंक्शन स्ट्रेंथ तो सर अभी रिवाइज वाइज अप्रूव होके आ गई है, मतलब सर ये पावर एक्सरसाइज अब कर सकते हैं ना कर सर? सकते हैं बिल्कुल, अब इसमें आप कर सकते हैं जी क्योंकि आपका सैंक्शन स्ट्रेंथ रिवाइज अप्रूव हो गई है ना मिनिस्ट्री से। जी सर। क्योंकि जनरली जब कोई नया डेलीगेशन आता है ना, तो डेलीगेशन के बाद एक बार आपका सैंक्शन स्ट्रेंथ फिर से भेज देना चाहिए सेफ साइड में रहने के लिए। लेकिन ऐसे ठीक है, एक बार आप डिस्कस कर लेना अपने सीनियर से ऐसे हिसाब से कि सर ऑलरेडी हमारा तो अप्रूव भी है, तो हम अभी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिकॉज एसी को भी एक्सरसाइज करना है, चीफ को भी एक्सरसाइज करना है। तो एक बार वो कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि आवर सैंक्शन स्ट्रेंथ हैज बीन अप्रूव्ड और हम विद इन द सैंक्शन स्ट्रेंथ ही हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए हो गया। और जो नेक्स्ट पावर है, हम रीजनल ऑफिस के लेवल पे कोई भी डिपॉजिट वर्क नहीं ले सकते। पहले हमारे पास पावर था चीफ इंजीनियर को डिपॉजिट वर्क तक लेने का, आई थिंक 13.5 करोड़ का पावर था चीफ इंजीनियर को लेने का। वो स्टेट के साथ बात करके कोई डिपॉजिट वर्क खुद ले सकते थे। अभी सर डिपॉजिट वर्क का जो पावर है वो 10 करोड़ कर दिया गया है, कंसर्न और मेंबर को 15 करोड़ कर दिया गया है, करेक्ट। 10 करोड़ मतलब कम कर दिया गया, पहले साढ़े 13.5 करोड़ था चीफ इंजीनियर का डिपॉजिट वर्क लेने का, डिपार्टमेंटली अप्रूव, ठीक है। और इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को शायद हम एंगेज नहीं कर सकते फील्ड लेवल पे। अगर आपको CSMRS को या GSI को किसी को अगर इन्वॉल्व करना है, तो आई थिंक दैट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ नाउ चेयरमैन, ठीक है। मैं ऐसे करते करते जाऊंगा तो पूरा पूरा आज का टाइम इसमें निकल जाएगा। आप लोग डाउट्स पूछो क्योंकि मुझे था कि आप लोग के पास डाउट्स बहुत हैं। अगर कोई आप लोग ने पढ़ लिया है तो डाउट्स पूछ लो एक बार, ताकि टाइम बच जाए अपना। ऐसे में करते करते कुछ पर्टिकुलर क्लॉज में जाना है तो मुझे बता दो किस क्लॉज में जाना है, कहाँ जाना है, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सौरभ आप हो क्या अभी इसमें मीटिंग में? सौरभ, सौरभ नहीं है? सर ये 4, 5, 6 में थोड़ा इशू था सर, मतलब जो TNP से रिलेटेड थे, सर्वे ऑफ डिस्पोजल से नंबर related। 4 को लेके 4, 5, 6 देखो इसका। चलो पहले इशू बताओ, 4 में क्या लिखा हुआ है? तो इशू ऑर्डर्स डिक्लेयरिंग स्टोर्स TNP इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स ऑफ व्हीकल other than those not involving losses or surplus as surplus or unserviceable। अगर आपके TNP में कोई लॉसेज नहीं है, लॉसेज मतलब कुछ आपका थेफ्ट नहीं हुआ है या कुछ घुमा नहीं है, तो आप TNP को अनसर्विसेबल या सरप्लस कंडीशन में आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। 10,000 तक का जो अमाउंट है उसमें एक्सचेंज डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके बाद कंसर्न लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और उसका एक ऑर्डर निकाल सकते हैं कि ये सारे आइटम्स अनसर्विसेबल हैं या सरप्लस नेचर के आइटम्स हैं, प्रोवाइडेड उन आइटम्स में कोई लॉसेज आपने रिपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। लॉसेज को आप नहीं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लॉसेज मतलब लॉसेज ड्यू टू थेफ्ट या समथिंग, या ड्यू टू फायर, जी सर, ये मेजर था सर, ये आपने क्लियर कर दिया। ठीक है। और दूसरा जो है फिफ्थ नंबर, उसका क्या है? ये तो अपना उसके लिए है, मोटर व्हीकल्स के लिए, ये तो बहुत क्लियर है। अब पावर बढ़ गई है, चीफ इंजीनियर साहब आपको 1 लाख तक का अप्रूवल दे सकते हैं। अगर आपकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू 1 लाख के अंदर आती है मोटर व्हीकल की, फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, पहले आपको कंडेम करना है व्हीकल को, एक थर्ड पार्टी से आपको अप्रूव कराना है उसका कंडेमेशन। ये करने के बाद अगर आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू 1 लाख से अंदर आती है, तो आप उसको चीफ इंजीनियर के अप्रूवल से, जो हमारी अभी एजेंसी होती है ना, स्क्रैपिंग, मेटल एंड स्क्रैपिंग, क्या बोलते हैं, MSTC बोलते हैं आजकल तो MSTC MS, सर। हाँ MSTC में आप दे सकते हैं, प्रोवाइडेड 1 लाख के अंदर अगर है, और उससे ज़्यादा है तो आप मेंबर के अप्रूवल से आप दे सकते हैं MSTC में, ठीक है। और जहाँ MSTC नहीं है वहाँ आप ऑप्शन ही करा सकते हैं।
जो 6 नंबर का ऑर्डर है ये मुझे आप लोग समझाओगे, क्या मतलब है 6 नंबर का? ये मुझे भी नहीं समझ में आया, मैं सोचा आप लोग से पूछूंगा। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? प्रवीण समझाएगा, कौन समझाएगा, बताओ। सर मुझे लग रहा है मतलब सर जैसे कि सरप्लस, जैसे अनसर्विसेबल जो भी आइटम्स डिक्लेयर हुए अप टू, मतलब जो भी उसको उसको अगर सर मतलब उसकी जब स्क्रैप वैल्यू जब कैलकुलेट की हमने, हम्म। तो सर वो अगर 2 लाख या फिर जो भी सर मतलब एंड ऑफ लाइफ वैल्यू जो कैलकुलेट की है किसी भी चीज की, तो 2 लाख के अंदर है तो शायद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से उसको राइट ऑफ करने का ऑर्डर दे सकते हैं सर। ये है क्या? लेकिन गाड़ियों का जैसे इसमें लिखा है टीएनपी स्पेयर पार्ट व्हीकल्स, ये सब तो मैं चीफ इंजीनियर से अप्रूवल लूंगा ना, व्हीकल ये सब का तो। मतलब आपको नहीं लग रहा दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे? ये तो मैं आप लोग कोई और समझाओ, मतलब कोई और भी ऐसा मुझे सही में, मुझे 6 नंबर के देख के 4 और 5 तो मुझे क्लियर है, 6 नंबर मैं आप लोग से जानना चाह रहा हूँ क्या है ये 6 नंबर। और फिर रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि हमारे पास ऑप्शनिंग पावर नहीं है डब्ल्यूसी चेयरमैन के पास, आपको फाइल मिनिस्ट्री भेजनी होगी। तो ये आप लोग मुझे प्रकाश डालो इसके ऊपर कि सर ये 6 नंबर मैं समझाता हूँ, कोई है जो समझाना चाहता है 6 नंबर? मतलब इसके हिसाब से तो ऑप्शनिंग का पावर चेयरमैन के पास नहीं है, क्यों? आपको ऑप्शनिंग का अप्रूवल मिनिस्ट्री से लेना पड़ेगा। और फिर ये बोल रहा है कि आप 2 लाख तक का जो राइट ऑफ ऑर्डर है व्हीकल्स का वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कर सकता है, ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल। लेकिन मैं अप्रूवल तो पहले चीफ से ही लूंगा ना, एज पर रूल नंबर 5। नहीं पता? कोई है और कोई बताना चाहता है इसमें? बहुत लोग बैठे हैं, अंकित बैठा है, मोहम्मद पी अलाम बैठे हैं, पवन बैठा है, बहुत लोग बैठे हैं, दीपक भी है। दीपक कहाँ गया? दीपक मेरा एक वहाँ पे जेई था, है क्या इसमें वो? जी सर। दीपक आप क्यों बैठे हो? आप बताओ यार, आप लोग तो जेई रह चुके हो यार, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, क्लियर नहीं हो रहा है। सर आपको ही नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझा था, आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, आप तो मन में सर ये सोच रहे ये होंगे। फोर ये सर 4 नंबर का, ये सर इंडिविजुअल आइटम का रेसिडुअल वैल्यू के हिसाब से तो नहीं है? जैसे कि सर मतलब कोई ड्रिलिंग मशीन है, अगर उसकी रेसिडुअल वैल्यू 10,000 है तो उसको अनसर्विसेबल एक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जब ओवरऑल एक टीएनपी की लिस्ट बनेगी सर, उसमें 2 लाख तक का ऑर्डर राइट ऑफ का एक्शन दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है सर कुछ? नहीं, मुझे जो समझ में आ रहा है कि क्लैरिटी हमें चाहिए कि एक्सचेंज के पास और चीफ इंजीनियर के पास, मेंबर के पास, सबके पास डिक्लेयर करने का पावर है। डिक्लेयर मतलब दे कैन डिक्लेयर द आइटम्स इज सर्विसेबल, दे कैन डिक्लेयर द आइटम्स इज सरप्लस, वहां तक तो मुझे क्लियर है। बट नन ऑफ द अथॉरिटी हैज द ऑप्शनिंग पावर। आप उसको मेटेरियलाइज नहीं कर सकते, डिस्पोजल ऑर्डर्स नहीं इशू कर सकते। इसका मतलब ये हुआ जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने डिस्पोजल ऑर्डर का 2 लाख तक का एक पावर दिया है, तो क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 2 लाख तक का डिस्पोजल मिनिस्ट्री के अप्रूवल से करना है? इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है। और 25 लाख तक का जो पावर है वो एससी के पास है। मतलब अगर आपको फाइनल डिस्पोजल करना है तो यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री। अप टू 2 लाख executive engineer should take the permission of the ministry, and above 2 lakh concerned SC should take the permission of the ministry for carrying out the disposal formalities of it, जो मुझे समझ में आ रहा है। मतलब the CWC has the power to declare unserviceable, has the power to declare surplus, but doesn't have the power to materialize the disposal. सर अगर जो है मिनिस्ट्री को भी अगर डिस्पोज ऑफ करना है तो फिर ऑर्डर तो ऐसी हिसाब भी निकालेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। नहीं, मिनिस्ट्री का परमिशन से ऐसी सब ऑर्डर निकाल सकते हैं। नहीं ठीक है, तो उसमें अगर ऐसी हिसाब का 25 लाख का उन्होंने दे दिया कि 25 लाख तक का डिस्पोज ऑफ का ऑर्डर ऐसी नहीं, हिसाब आप निकाल सकते हैं। रिमार्क में देखो ना, रिमार्क में क्या लिखा है। वो तो सर मिनिस्ट्री से डिस्पोज ऑफ का आपने अप्रूवल ले लिया, हाँ, लेकिन इसमें इसके लिखा है बाद में टू ऑप्शन द आर्टिकल डिक्लेयर्ड सर्विसेबल बाय द कंपनी अथॉरिटी। कंपनी अथॉरिटी मतलब जो भी है,
no powers delegated to chairman CWC for disposal. In that case, all such powers have to be referred to DOWR. chairman को power नहीं दिया मिनिस्ट्री ने. समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? मतलब 6 वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा डाउट है मुझे, इसलिए मैं इस बात को अवॉइड कर रहा हूँ. मैं आपको कोई इंटरप्रिटेशन दूंगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ उस चीज के बारे में. सर इसका मीनिंग ये तो नहीं है कि 25 लाख से ऊपर का डिस्पोजल होगा वो अगर तो चेयरमैन के पास जाता है, मेंबर के पास जाता तो वो फिर सेक्रेटरी के पास DWR को रिफर होगा. अप टू 25 लाख एसी या उसके नीचे एक्शन कर सकते हैं. मैंने वो मिनिस्ट्री का भी ऑर्डर देखा है, जो मिनिस्ट्री का सीरियल नंबर 4 का जो ऑर्डर है ना, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ. उसमें भी कोई डिस्पोजल का बात नहीं किया गया है, इसके बारे में डेलीगेशन नहीं दिया गया, चेयरमैन को ही दिया गया. तो मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि 2 लाख तक का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निकाल सकता है, प्रोवाइडेड द डिस्पोजल हैज बीन अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री. और उसके ऊपर अगर 25 लाख तक ऐसी डिस्पोजल का ऑर्डर, मतलब ये होता है ना कि आप जो मैकेनिज्म है, आप जब जिस तरह से डिस्पोजल करोगे, आप इसको ओपन बिडिंग करोगे, आप इसको लिमिटेड टेंडरिंग करोगे, जो भी आप मेथड्स अपना रहे हो, या आप किसी को उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, जिस भी तरीका से आप अपना रहे हो, 2 लाख तक का जो डिसीजन है वो एक्सटेंड ले सकता है. 25 लाख तक का जो डिसीजन है वो मोड ऑफ डिस्पोजल का वो ऐसे ले सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल गिवन बाय मिनिस्ट्री टू डिस्पोज ऑफ. जो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ बिकॉज ऐसा ये पहली बार मैं देख रहा हूँ. ऐसा अभी तक तो हम खुद ही ऑर्डर निकाल रहे थे. अगर मेरे पावर के अंदर आ रहा है TNP वेरीफाई करना, पहले 7500 था एक्सचेंज की पावर, तो मैं उसको डिस्पोजल कर सकता था फॉलोइंग द रूल्स. बट इसमें थोड़ा सा मुझे 6 नंबर पे डाउट है, तो मैं एक बार इसको स्किप करना चाहूँगा. थोड़ा ग्रे एरिया है. आप लोग अगर डिस्कस करो तो मुझे बताना, मैं जब पुणे आऊँगा तो और डिस्कस कर लेंगे इस बारे में. ठीक है. 6 नंबर हो गया. 7 नंबर में कोई डाउट है? और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो. राइट ऑफ का तो क्लियर है, जो राइट ऑफ का जो पावर है 1 लाख तक का चेयरमैन को दिया गया है उसमें. और राइट ऑफ कब आप कर सकते हैं? जब आपका कुछ लॉसेज हुआ हो बिकॉज ऑफ फायर, थेफ्ट, नेचुरल कैलामिटी, जो भी आपका राइट ऑफ का लॉसेज है वो आप 1 लाख तक का पावर दिया हुआ है चेयरमैन को. ठीक है. इसमें और कोई डाउट क्या है बता सकते हो? सर इसमें एक सीरियल नंबर में एक क्लाउज दिया हुआ है. सीरियल नंबर कौन सा? 1 में एक क्लाउज है. एक क्लाउज 1A. हाँ 1A में लिखा हुआ बोलते हैं कि ब्रैकेट के अंदर इंक्लूडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज. हाँ ठीक है. प्रोफेशनल सर्विसेज में भी सपोर्ट सर्विस नहीं, प्रोफेशनल सर्विस सपोर्ट सर्विस नहीं होता. प्रोफेशनल सर्विस एक ऑब्जेक्ट हेड है. ऑब्जेक्ट हेड है अपने पास एक प्रोफेशनल सर्विसेज का. ठीक है. इनफैक्ट सपोर्ट सर्विस तो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल सर्विस है, तो वो तो टेक्निकल सर्विस नहीं है. तो अपन को प्रोफेशनल सर्विस ये हो गया, जैसे अगर आप किसी मतलब होता है ना कि नॉट ऑफ क्या बोले, मतलब स्किल्ड लेबर आप नहीं हायर कर रहे हो, आप कोई इंजीनियर कैटेगरीज में हायर कर रहे हो, DOs कैटेगरी में हायर कर रहे हो, तो दैट दोज कम अंडर प्रोफेशनल सर्विस. ठीक है. मतलब इसमें सपोर्ट सर्विस कंफ्यूज मत होना. सपोर्ट सर्विस का जो है वो अलग से डेलीगेशन नीचे HO के ऊपर दिया हुआ है. आप उसमें जब आप सपोर्ट सर्विस के लिए कुछ हायर कर रहे हो तो आप ये वाला फॉलो करोगे. 10 नंबर वाला. 10 नंबर वाला. हाँ, वो बहुत क्लियर कट सपोर्ट सर्विस के बारे में बात करता है, जिसके अंदर आपको हायरिंग ऑफ मैन पावर, सपोर्ट सर्विस के लिए सुपरवाइजर चाहिए, दैट इज डिफरेंट देन. एक देखिए आप ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में 1A में, इससे आप कंफ्यूज मत होना. 1A में भी उन्होंने ये कुछ टर्म यूज किया है. वही चीज आप जैसे LA और RA रहता था, सुपरवाइजर के साथ RA और LA दोनों देते थे. बिल्कुल. जैसे लैब असिस्टेंट इसमें लिखा है, MTS लिखा है, स्टाफ 10 नंबर में डाला हुआ है. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 1A का जो है पावर, ये बेसिकली आपका सपोर्ट सर्विस के लिए नहीं है. ये आपको ऑफिस में जो आपको चाहिए होता है ना, डिवीजन ऑफिस में या फिर सर्कल ऑफिस में या चीफ ऑफिस में जो आपको DO चाहिए होता है, करेक्ट, या LDC चाहिए होता है, ये उनके लिए हायरिंग के लिए है. अगर आप सपोर्ट सर्विस में जो अपन टेंडर बनाते हैं सपोर्ट सर्विस नाम का, जिसके अंदर अपन कैटेगरीज लिखते हैं ना कि हमें सुपरवाइजर चाहिए सपोर्ट सर्विस के लिए, साइट में पोस्टेड रहेंगे, हमें स्किल्ड लेबर्स चाहिए,
जो गेज देखेंगे, हमारा जो डिस्चार्ज देखेंगे, या अपने साइट ऑफिसेस के लिए जो अपन को ये वॉच एंड वार्ड रखना होता है, या बोट हायरिंग के लिए, टेलीमेट्री हायरिंग के लिए जो वॉच एंड वार्ड रखना होता है, दोज कम अंडर सीरियल नंबर 10। ठीक है, तो वो आप उसमें मतलब उसके लिए जो पावर दिया गया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, वो 4 लाख दिया गया है। और ऊपर जो मैं डिस्कस कर रहा था, अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अपने डिवीजन में कोई डीओ रखना है, अपने डिवीजन में कोई एलडीसी रखना है अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ, मतलब अपने सैंक्शन स्ट्रेंथ को वायलेट नहीं करके, अगर उसको रेगुलर स्टाफ नहीं मिल रहा है और उसको कोई आउटसोर्सिंग पे स्टाफ रखना है, तो वहां पे उनके पास 10 लाख का पावर एक्सचेंज के पास। और यहाँ पे सपोर्ट सर्विस के लिए कुछ को हायर करना है, अपनी साइट को चलाने के लिए, अपने डिस्चार्ज को कंटिन्यू रखने के लिए, तो 4 लाख का पावर दिया गया है एक्सचेंज को। ठीक है, और कोई है इसमें डाउट? एक 11 नंबर का जो अपना ऑर्डर है, 11 नंबर का, पहले क्या होता था कि जब हमें कोई एक्सटेंशन देना होता था, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर पास पावर था कि वो कंपेंसेशन लगा के या विदाउट कंपेंसेशन लगा के वो फर्स्ट 6 मंथ के लिए अपना टाइमलाइन को एक्सटेंड कर सकता है वो। ठीक है, पहले वाले डेलीगेशन, अगर मुझे कोई एक्सटेंशन देना होता था, अगर मुझे लग रहा है कि जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है उसमें वेंडर का कोई फॉल्ट नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ सम नेचुरल रीजन या बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंटल फ्लॉ, तो मैं उसको पेनलाइज नहीं करता था और उसको एक्सटेंशन विदाउट लेवी ऑफ एनी कंपेंसेशन दे सकता था। लेकिन अभी एज पर न्यू डेलीगेशन, ये डिसीजन अगर आप विदाउट लेवी ऑफ कंपेंसेशन कर रहे हैं, तो एक्सचेंज के पास पावर्स नहीं है, वो फाइल फिर चीफ के पास जाएगा। एक्सचेंज के पास जो एक्सटेंशन का पावर है वो विथ लेवी ऑफ कंपेंसेशन ही दिया गया है। तो ये एक डिफरेंस आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्लियर हूँ इसमें? डाउट तो नहीं है? अभी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या कोई डिवीजन चला रहा है जहाँ पे उसको कैंपिंग या ड्रिलिंग पर्पस के लिए कुछ हायर करना है लैंड, तो वो डायरेक्टली हायर कर सकते हैं 7,500 रुपीज़ का, वो डायरेक्टली हायर कर सकते हैं, उनके पास पावर है। अगर कोई कैंपिंग के लिए लैंड हायर करना है या किसी चीज़ के लिए, या मॉर्फोलॉजी के लिए, बहुत बार हमें कोई साइट पे कैंपिंग करना होता है, कुछ अपन जब मॉर्फोलॉजी करा रहे होते हैं या कहीं पे कोई एक्टिविटी चल रही होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ड्रिलिंग या समथिंग, कहीं पे हमें कैंपिंग करना होता है, तो उसके लिए हम लैंड हायर कर सकते हैं अभी। ठीक है, प्रिंटिंग, और इसमें कोई डाउट है आपको? प्रिंटिंग पब्लिकेशन में एक्सचेंज के पास 5 लाख का पावर है और 25,000 का पावर अगर वो प्राइवेट से कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग बाइंडिंग मटेरियल। ये 9 नंबर एक पॉइंट है सर। 9 नंबर हायरिंग ऑफ हायरिंग व्हीकल्स बिल्कुल, पर व्हीकल पर एनम, पर एनम, मतलब पर व्हीकल पर एनम, मतलब आप एक गाड़ी एक साल में 10 लाख तक चीफ इंजीनियर हायर कर सकते हैं। तो अगर चीफ इंजीनियर 10 गाड़ियां हायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इससे एक 10 गाड़ी करोड़ का को टेंडर भी कर सकता हूँ। क्या? मैं इससे 10 करोड़ का टेंडर भी कर सकता हूँ इस पावर से। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते जैसे मान आप। ली पर व्हीकल पर एनम अगर 1 लाख से कम अगर मेरा हुआ 10 लाख से, हाँ उस केस में मान लीजिए एक साल में एक गाड़ी मेरा 8 लाख लेती है, ठीक है, तो अगर मैं तो 10 गाड़ी वैसे, रखता हूँ। हाँ वैसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे आप कर सकते हैं, ऑफिस वाइज आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इसको आप है ना, नीचे क्लॉज में गाड़ियों के बारे में कंडीशंस लिखा हुआ, आपने पढ़ा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पहले मेंबर साहब से अप्रूवल लेना पड़ेगा, चेयरमैन हाँ साहब, मेंबर साहब, हम्म, करेक्ट। अगर मैं आपका पॉइंट डिस्कस करूं तो आप फुट नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, या आप पढ़ो एक बार। सबसे लास्ट टोटल आप नंबर ऑफ व्हीकल टू बी हायर्ड इन shall be required prior approval of member RM. Approval of member, the power हाँ are not to be used for routine hiring of vehicle for official establishment ठीक है, should तो have पहले established limit work. इसका मतलब ये हुआ, जब भी आप गाड़ी हायरिंग कर रहे हैं, आपको पहले पूरा का पूरा चीफ ऑफिस के थ्रू मेंबर साहब से अप्रूवल लेना जरूरी है कि हम इतना गाड़ी हायर करना चाह रहे हैं। वो आपको फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे रहे हैं कि यू आर अलाउड टू हायर दिस मच व्हीकल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मेंबर साहब से मिल जाता है, उसके बाद आप कितनी बार भी ये
ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कह रहे हो ना कि पर एनम पर गाड़ी 10 लाख तक आप कितना भी गाड़ी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आपको नंबर ऑफ गाड़ीज का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मेंबर से मिल जाता है। ठीक है? सर जैसे व्हीकल का टेंडर सर अलग अलग टाइम पे खत्म होता है सर। मान लीजिए सर ऐसी ऑफिस का किसी अलग मंथ में खत्म हो रहा है और हमारे डिवीजन का किसी अलग मंथ में खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब सर चीफ सर के तरफ से सर एक नोटिंग जा करके पहले ही सारा अप्रूवल मतलब ले लेगी कि ये गाड़ी हम हायर करेंगे। ना मतलब जितना आपकी गाड़ी का रिक्वायरमेंट है प्रवीण, आपके पूरे सर। चीफ ऑफिस के अंदर जितने भी ऑफिस आ रहे हैं, जी सर। पहले उनसे नंबर्स का अप्रूवल ले लो, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको एक्चुअली चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर ईयर में या हमेशा, और उसमें लिख दो कि यही नंबर हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब इस नंबर को हम चेंज नहीं करेंगे। होता है ना, आपके चीफ साहब के अंदर एक डिवीजन आ रहा है, तो आप लिख लो कि डिवीजन में हमें रिक्वायरमेंट एक आउटसोर्सिंग व्हीकल भी ड्राइवर की है। सर्कल ऑफिस आ रहा है, मॉनिटरिंग, पहले वो लिस्ट बना लो, जी सर। उस लिस्ट का उस नंबर का अप्रूवल मेंबर साहब से ले लो। ओके सर। अभी ठीक है? मतलब सब डिविजन्स पर जो व्हीकल चल रहे हैं सर, एक बार उसकी फाइल मूव करा करके सारा सब उसका डिवीजन अप्रूवल ले लेवल लेना। तक, सब डिवीजन लेवल तक, आपके सब डिवीजन लेवल तक जितने आउटसोर्सिंग व्हीकल चल रहे हैं, उसका वन टाइम अप्रूवल करा लो मेंबर से। इसमें जब मेंबर्स आपके पास जब फाइल जाएगी अप्रूवल के लिए, उसमें हमें अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं अमाउंट नहीं लिखने का लिखना, जरूरत नहीं है। बिल्कुल 5 आपको साल सिर्फ का पूरा नंबर, एक ईएफसी पीरियड का भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। आप उसमें लिख दो कि मैं जब तक मैं इसी ऑर्डर के थ्रू जो है वो आपका हायरिंग करता रहूंगा, अगर मेरा हायरिंग का नंबर चेंज हुआ तो मैं वापस आपके पास फाइल मूव करूंगा। ओके सर। ठीक है, मतलब मेंबर के नॉलेज में ये होना चाहिए कि आपने उनसे एक नंबर फिक्स करा लिया, जिसमें सब डिवीजन लेवल, मान लो किसी के पास 5 सब डिवीजन है, तो 5 व्हीकल वहां चाहिए, एक डिवीजन में चाहिए, एक मॉनिटरिंग ऑफिस में चाहिए, एक चीफ ऑफिस में चाहिए, एक सर्कल ऑफिस में चाहिए, मतलब अपने टोटल मार लिया। ठीक है, और उसका नंबर का अप्रूवल करा लिया। और अगर वो सारा जो केसेस है, पर ऑफिस केस जो है वो 10 लाख के अंदर आ रहा है, तो चीफ साहब के पास पावर है, अगर 10 लाख से ऊपर जा रहा है तो फिर वो ऊपर चला जाएगा चेयरमैन के पास। ठीक है? जी। और कोई डाउट है किसी में? आप लोग को इसमें अच्छा क्या लगा, मतलब कुछ ऐसा है जो आप लोग को सही लग रहा है? एक तो जेईज लोग का परमानेंट इंटरेस्ट 20,000 रुपये हो गए हैं, पहले वो 9,000 था। ये आप लोग के लिए अच्छी बात है कि बारी बारी रिकूप नहीं कराना पड़ेगा। आप लोग एक बार रिकूप करा के, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी भी महीने में 2 बार थी, तो अब एटलीस्ट महीने में 1 बार हो जाएगी आपकी। जो मुझसे ये कह रहा था कि जैम रिलेटेड है कि नहीं है, ये वाला आप चीज देख सकते हो। मटेरियल एट साइट फॉर इंडिविजुअल, ये वाला जो 24 नंबर का जो पावर है, ये जैम के लिए दिया गया है। ठीक है, और इंडिविजुअल सप्लाई ऑर्डर टू जैम अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ ये। तो अगर आपके पास लेटेस्ट गाइडलाइन, ये वाला जो पावर्स आप एक्सरसाइज कर रहे हो 5 करोड़ का एनुअल लिमिट का, ये आपका जैम के लिए दिया गया है। अगर आप इसको जैम से बाहर खरीदते हो, तो फिर आपको जो मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है 19 जनवरी जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अप्रूवल जरूर लेना पड़ेगा, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि मिनिस्ट्री ने बहुत क्लियर कट ऑर्डर निकाला है कि कोई भी प्रोक्योरमेंट जेम से बाहर अगर आप कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, तो जब तक उसका क्लैरिटी नहीं आता है, तो मेरा एडवाइस यही है कि उसमें थोड़ा सा कॉशियसली आप लोग काम करना है, और जो जेम से कर रहे हो आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जैसे 24 नंबर पावर है, इसमें एनुअल लिमिट लगा के रखी हुई है, जैसे हाँ, एग्जीक्यूटिव ये इंजीनियर 5 लाख पहले ये होते हैं। एनुअल लिमिट नहीं था, अब एनुअल लिमिट आ गया, 5 लाख तक का आपका एनुअल लिमिट है, लेकिन 12 लाख तक का लिमिट इनको दे दिया है एनुअल लिमिट, डायरेक्टर साहब को भी। तो क्या टोटल 17 लाख हो गया, चीफ लाख का हो गया, चीफ साहब का 15 लाख हो गया, तो 32 लाख तो ठीक है मेरे ख्याल से टोटल। जिसमें से 10-12 लाख तो केमिकल खा जाता है सर, तो इसके अगेंस्ट में मैं 1 नंबर पावर यूज कर सकता हूँ? एक नंबर कौन सा, गुड्स वाला? गुड्स नहीं वाला। नहीं, देखो, टेक्निकली नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंज्यूमेबल आइटम इसी में ही आना चाहिए 24 नंबर पे। ठीक है, तो कंज्यूमेबल आइटम जब आपको अलग से ऑर्डर दिया हुआ है कंज्यूमेबल आइटम्स का, तो आपको इसी में यूज करना चाहिए वो चीज। तो बेटर यही है कि 80 तक का तो आप यूज कर ही लो एक बार एनुअल लिमिट का, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इस ऑर्डर में है ना, मतलब पहले वाला ठीक था जिसमें एनुअल लिमिट नहीं था और 2 लाख का पावर एक्सचेंज के पास था ना, वो ठीक था।
मेरे हिसाब से। अभी इन्होंने एनुअल लिमिट कर दी है। तो ये वाला जो पहला वाला डेलीगेशन क्लियर है? इसमें कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हो कहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट में चलें। एक ध्यान रखना, आप लोग लैपटॉप नहीं खरीद सकते, ध्यान रखना। लैपटॉप का जो परमिशन है वो हेडक्वार्टर से लिया जाएगा, तो लैपटॉप नहीं ले सकते हैं। और जो कंप्यूटर का जो पावर है वो दिया हुआ है 1,30,000 का लिमिट है, अगर वो मेक इन इंडिया कंपोनेंट में है, वरना 1 लाख तक टैक्सेस है कंप्यूटर के लिए, और अथॉरिटी चीफ इंजीनियर के पास ही है कंप्यूटर खरीदने का। ठीक है, और कोई नहीं खरीद सकता है। अब दूसरा वाला जो पावर है ये आपका है नॉन स्कीम्स का पावर। ठीक है, नॉन स्कीम्स में जो मुझे जो समझ में आया, जो थोड़ा जो चेंजेस हुआ है, मैं वो एक डिस्कस कर लेता हूँ। नॉन स्कीम्स में बुक्स भी ठीक है, 13 प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन का तो इन्होंने प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन में अच्छा पावर दे दिया है अभी। इसमें कोई वो डिजिटल इक्विपमेंट में आप ये ध्यान रखना, ये भी पर एनम वाला पावर है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ना, डिजिटल इक्विपमेंट का ₹2 लाख पर एनम। सबका ये जो है वो डिजिटल इक्विपमेंट का पर एक 2 लाख का पावर है। तो एक मुझे आप बता सकते हो कि डिजिटल इक्विपमेंट में कब बुक करना होगा और आईसीटी में कब बुक करना होगा, ये आपको क्लियर है? देखो, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कंप्यूटर आइटम या सॉफ्टवेयर का आइटम जो भी है, अगर उसका कैपिटल वैल्यू नहीं है, कैपिटल वैल्यू नहीं है मतलब उसकी अगर आइटम का पर आइटम का कॉस्ट 1 लाख से कम है या फिर उसकी सर्विस लाइफ 3 साल से कम है, उनको आप डिजिटल इक्विपमेंट में एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बुक कर सकते हो। लेकिन कोई भी कंप्यूटर का आइटम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई भी आपका हार्डवेयर रिलेटेड आइटम, कोई भी टेलीमेट्री रिलेटेड आइटम, कुछ भी आइटम जिनका कैपिटल वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है और उसकी सर्विस लाइफ 3 साल से ज़्यादा है, उसको आप आईसीटी में बुक करोगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि कब आपको डी में बुक करना है और कब आपको आईसीटी में बुक करना है। डी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये डे टू डे वर्किंग के लिए आपको दिया गया है। आईसीटी में आप बुक करते हो जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड आइटम्स। अगर आपका एक प्रिंटर है, उस प्रिंटर का वैल्यू 2 लाख से उस प्रिंटर का वैल्यू 80,000 है, ठीक है, तो आप उसको डी में बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक प्रिंटर ले रहे हो जिसका वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको उसको आईसीटी में बुक करना पड़ेगा। एक सेम प्रिंटर बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ इट either converts into digital equipment or into ICT. So this has to be taken care of कि आपको कब किसमें बुक करना है ये चीज। ठीक है, मटेरियल सप्लाईज में एक आपने चीज देखा है, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी में कोई पावर्स नहीं है, एक्सचेंज को भी नहीं है, चीफ को भी नहीं है, एसी को भी नहीं है। पहले ये पावर्स था हमारे पास एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का, जहाँ तक मुझे ध्यान है कुछ पावर्स हम एक्सरसाइज करते थे। और जैसे जो हमारा इवेंट होता था, मान लो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, उसमें जो हम बैनर्स लगाते थे, उसमें जो हम कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो बैनर्स लगाते थे, तो हम लोग इसमें बुक करते थे फॉर एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी। उसमें हमारे पास पावर्स था, 25,000 का पावर था एक्सचेंज के पास शायद। बट अभी इन्होंने सारा पावर्स हटा लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर आप लोगों को कोई बैनर प्रिंट कराना हो पब्लिसिटी के लिए, या आप लोग फ्लेक्स प्रिंटिंग जो अभी तक करा रहे हैं, तो आप लोग कैसे प्रिंट कराओगे वो डिस्कस कर लेना। मतलब किस तरह से दिखाओगे उसको, बिकॉज एज पर दिस डेलीगेशन एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का कोई पावर नहीं है किसी के पास भी। ठीक है, तो इस बारे में डिस्कशन हुआ है कि कैसे करोगे आप, बस सोचना। मतलब ये थोड़ा सा मुझे हटके लग रहा है इस चीज़ में। ठीक है, हमें अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग में कुछ काम कराना है और सीपीडब्ल्यूडी से काम कराना है, तो एक्सचेंज को 25 लाख तक का पावर दिया गया है। ये बहुत बड़ा पावर है। अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग में, आपका कोई गवर्नमेंट ओन्ड बिल्डिंग है, अगर अपनी कोई साइट ऑफिस है, सब डिविजन ऑफिस है जो गवर्नमेंट ओन्ड है और आपको वो सीपीडब्ल्यूडी के थ्रू एग्जीक्यूट कराना है, तो आप 25 लाख तक का एक्सचेंज को पावर दिया गया है। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट से काम करा रहे हो गवर्नमेंट बिल्डिंग में, तो आपको 2 लाख तक का पावर दिया गया एक्सचेंज को वर्क कराने का। तो ये काफी अच्छा एक पावर है जो मेरे ख्याल से अच्छा डिजाइन हुआ है। पहले ये हमारे पास 20,000 का पावर था गवर्नमेंट बिल्डिंग में काम कराने का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, और
हम 20,000 में से पाइप स्टिक कराते थे, प्लास्टर कराते थे, पता नहीं छोटा मोटा काम कराते थे, हम एडजस्ट करते थे टू बी ऑनेस्ट बहुत बार। तो अभी इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें एक पावर दिया है। 2 लाख आप गवर्नमेंट बिल्डिंग में प्राइवेट के थ्रू भी करा सकते हैं, और अगर आप बड़ा काम कराना चाहते हैं तो सीपीडब्ल्यू के थ्रू भी करा सकते हैं एक्सचेंज लेवल पे। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम लोग का क्लियर है। इसमें रिपेयर मेंटेनेंस में ध्यान रखना कि फॉर पैटी रिपेयर्स अप टू इसमें लिखा है 50,000, 0.5 लाख हो गया, 50,000 हो गया, नॉट अवेलेबल ऑन जैम। मतलब अगर आप कुछ पैटी रिपेयर्स करा रहे हैं, ठीक है, रिपेयर्स मतलब कोई आपका इक्विपमेंट खराब है, करंट मीटर खराब है, ऑफिस में कोई फर्नीचर रिपेयर करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, तो आपको एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आउटसाइड जैम से 50,000 का पावर दिया गया है। और अगर आप जैम के थ्रू करा रहे हैं रिपेयरिंग वर्क तो आपको 2 लाख का पावर दिया गया है। तो जब आप एक्सरसाइज करो तो इसका ध्यान रखना, मतलब ये चीज डायरेक्टली इन्होंने लिख दिया है कि अगर आप नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट कर पा रहे हो जैम के थ्रू तो आप पैटी रिपेयर वर्क डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा सकते हो, किसी का आपका परमिशन नहीं लेना है। तो ये इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया है। ठीक है, तो ये हम लोग अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं ऑफिस में। कभी आप फर्नीचर रिपेयर करा रहे हो, perimeter रिपेयर करा रहे हो, डिजिटल काउंटर आपका खराब हो जाता है वो ठीक करा रहे हो, कप टाइप कुछ खराब हो गया आपका, ये सारी रिपेयरिंग चीज आप करा सकते हो फॉर 50,000। मैं एक्सचेंज का बता रहा हूँ, बाकी और आगे पावर से दिया गया है। ओआरई क्लियर है इसमें, और कोई मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी आपका वो एकदम क्लियर है कि आपको 5 लाख तक का पावर दिया गया है। बस मैं और डिस्कस कर लूंगा, ये भी क्लियर है, ओआरई अदर ये भी क्लियर है। आईसीटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी, आईसीटी और डी में डिफरेंस क्या है, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हो तो कंप्यूटर का इन जनरल आप डी में भी खरीद सकते हो, अगर कंप्यूटर आपका 1 लाख से कम का आ रहा है। अगर 1 लाख से ज़्यादा का कंप्यूटर आ रहा है तो आप उसको आईसीटी में ले सकते हो। ठीक है, तो ये आप खुद जज कर सकते हो कि कब आपको आईसीटी में बुक करना है और कब आपको डी में बुक करना है। बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स क्लियर है, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हमारा कुछ होता नहीं। फर्नीचर एंड फिक्सर्स, फर्नीचर एंड फिक्सर्स में आपका फर्नीचर एंड फिक्सर्स कैपिटल हेड में अगर आता है, अगर उसका जो पर यूनिट का जो कॉस्ट है वो 1 लाख से ज़्यादा है। अगर आप कोई फर्नीचर ले रहे हो और उसका 1 लाख से कम का कॉस्ट है पर यूनिट, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टेबल लिया, उसका कॉस्ट 1 लाख से अंदर है, 1 लाख से अंदर है एक यूनिट का, तो आप उसको ओई में लेना पड़ेगा आपको, ऑफिस एक्सपेंसेस में। लेकिन अगर वही फर्नीचर आपका 1 लाख से ज़्यादा है कॉस्ट पर यूनिट, तो आपको उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट मानना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना पड़ेगा, और उसको आपको फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी आपका कैपिटल हेड बन जाएगा अगर आपका अमाउंट 1 लाख और सर्विस लाइफ 3 साल से एक्सीड करती है तो। ठीक है, बाकी ये ठीक है, बाकी इसमें कोई वो है नहीं, तो मैं एक बार इसको स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोग को वापस में ओपन कर रहा हूँ। अगर कोई में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो डेलीगेशन में। अगर मुझे बताया गया था डाउट्स है इसमें, बट काफ़ी कम डाउट्स आ रहे हैं, मुझे लगा काफ़ी डाउट्स आएंगे। प्रवीण, अपन का ये आप बोल रहे थे कि ये चेंज होगा, वापस विड्रॉ कर लिया जाएगा, क्या रीजन से चेंज होगा? नहीं सर, मतलब मैं ये मतलब डिस्कशन के लिए मतलब सोचा था कि मतलब यही अब चलेगा लॉन्ग टर्म अगले ईएफसी तक, तो शायद मतलब अभी तो यही थोड़ा चलेगा सा। इसमें, जी और सर। कुछ हद तक ये डेलीगेशन सही है, मुझे तो उसे ठीक लग रहा है। थोड़ी बहुत क्लैरिटी चाहिए जो हर डेलीगेशन का रहता है, जैसे हमने डिस्कस किया, मुझे पॉइंट नंबर 6 जो है वो क्लियर नहीं है, खास करके डिस्पोजल के लिए कि कौन डिस्पोजल ऑर्डर निकाल सकते हैं, वो क्लैरिटी नहीं है उसमें। बिल्कुल सर, अब अनसर्विसेबल लिख के सर हम लोग केवल छोड़ सकते हैं, उसके आगे क्या करेंगे तो समझ नहीं आ रहा है। आगे का मुझे क्लैरिटी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो ये हमें है ना पूछना चाहिए ऊपर हेडक्वार्टर में, इसकी क्लैरिटी आएगी भी मेरे ख्याल से। बाकी मुझे अच्छी बात ये लगी कि पीआई आपका बढ़ गया तो एक बहुत बड़ा हेडेक खत्म हुआ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो महीने में एक ही बार होगी, क्योंकि अब दो पीआई, एक तरह से 2 पीआई आप एक बार में ले रहे हैं 20,000 तक का। दूसरा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को काफ़ी पावर दिया गया है, इनफैक्ट हायरिंग का पावर दिया गया है, मैन पावर हायरिंग कर सकते हैं, वर्क में काम कर सकते हैं वो लोग, वो मुझे काफ़ी ठीक लगा। टीएनपी हायर कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं,
एक दिक्कत इस बात की लगी कि जो आपके मटेरियल्स, कंज्यूमेबल मटेरियल्स हैं, उसमें उन्होंने पावर कर्टेल किया है, पर एनम कर दिया है। 2 लाख से 5 लाख तो कर दिया है, बट पर एनम कर दिया है। शायद उसको वो लोग अगर 2 लाख ही लगते पर केस तो ज़्यादा अच्छा होता, अपन बारी-बारी खरीद सकते थे। लेकिन उन्होंने स्टेशनरी अलग से कर दिया है। पहले क्या था कि हम है ना स्टेशनरी को भी मटेरियल कंज्यूमेबल में ट्रीट करते थे, बट अभी आप देखो तो स्टेशनरी का अलग से पावर दिया गया है इनको 2 लाख का। तो आप स्टेशनरी को अलग से ट्रीट करना, स्टेशनरी को है ना मटेरियल एट साइट मत लेके आना, क्योंकि स्टेशनरी का पावर अलग से दिया गया है। तो वो जो पहले हम यूज़ करते थे ना, तो वो बच गया हमारा। तो ये एडवांटेज है मेरे हिसाब से। हमें प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशंस में एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में पावर्स नहीं दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन है, हमें सोचना चाहिए कि अब हम बैनर्स कैसे प्रिंट कराएंगे। कोई भी चीज़ का जिसका एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है हमें, इवेंट में स्वच्छता अभियान करते हैं हम, हिंदी पखवाड़ा करते हैं, हम बहुत सारा चीज़ें बैनर्स प्रिंट कराते हैं वो पब्लिसिटी पर्पज। उसके लिए अब एडजस्ट करोगे, क्या करोगे, पूछ लेना। मतलब क्लैरिटी रखना कि हमें कैसे उसमें काम करना है। 10 लाख तक की व्हीकल फील्ड लेवल पे आ गई है, तो बहुत अच्छा हुआ कि चीफ साहब से अप्रूवल हो जाएगा व्हीकल्स का। और 10 लाख एडवांटेज ये कि जैम पे आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपको बिडिंग नहीं करानी है, आप कंपेरेटिव बाइंग कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है 10 लाख का। तो काम अगर कोई आज आपको वर्क ऑर्डर अप्रूव करता है, तो आप अगले दिन गाड़ी अपने ऑफिस में ला सकते हो। इतना फास्ट हो गया है वो, बिकॉज आप बिडिंग नहीं करा रहे हो, एक तरीके से आप बाई कर रहे हो तुरंत, जस्ट कंपेरेटिव बाइंग। वो बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लग रहा है उस चीज़ का। आप लोग के पास ऑथोरिटी दी गई है कि आप अपने सैंक्शन स्ट्रेंथ को फुलफिल कर सकते हैं थ्रू आउटसोर्सिंग स्टाफ। आपका जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको आप फिल करने का पावर दिया गया है एट डिफरेंट लेवल्स, एक्सचेंज लेवल, एससी लेवल्स एंड चीफ लेवल्स, विच इज इंडीड अ वेरी गुड थिंग। आपके डेलीगेशन में आपको रिपेयरिंग के लिए 50,000 का पावर एक्सक्लूसिव दिया गया है आउटसाइड जैम, विच इज़ वेरी गुड। कोई भी चीज़ हमारा रिपेयर होगा, कुछ होगा, तो हमें जैम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर अपने ऑर्डर्स कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 लाख का पावर दिया गया एससी को फॉर टेकिंग आउट द रिपेयरिंग वर्क। आपको गवर्नमेंट बिल्डिंग जो हमारी साइट ऑफिसेज है, जो गवर्नमेंट ओन्ड है, उसको ठीक कराने का बहुत अच्छा पावर दिया गया है। आप 2 लाख तक का काम आप डायरेक्टली एक्सटेंड करा सकते हैं, और अगर आप सीपीडब्ल्यूडी को इन्वॉल्व करें तो 25 लाख तक का रिपेयरिंग करा सकते हैं एक्सटेंड लेवल पे ही। तो विच आई थिंक इज रियली अ ग्रेट जॉब। प्रोफेशनल सर्विसेज में भी अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा पावर दिया गया चीफ लेवल पे। सपोर्ट सर्विस में आई थिंक 2 करोड़ तक का जो टेंडर है, 2 करोड़ है ना शायद, 2 करोड़ तक शायद चीफ लेवल पे कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सर 1 प्रोफेशनल करोड़ है। डेलीगेशन देख लो, शायद 2 करोड़ है मेरे ख्याल से चीफ लेवल तक का आउटसोर्स एचओ का वर्क। दस नंबर है ना, 2 करोड़ है सर। सर 2 करोड़। हाँ 2 करोड़ है, हाँ तो 2 करोड़ आपको दिया गया है, करेक्ट। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो डीओ है, जो मतलब जो वॉच इन वार्ड है, जो ये सब जो सर्विसेज नहीं है सिक्योरिटी वाली, ये सब वाली सर्विसेज, ये सब आप चीफ लेवल पे अब शायद हो जाएगा मेरे हिसाब से। मतलब बस काफी आपका जो जल्दी हायरिंग प्रोसेस बहुत मतलब छोटा हो गया अब तो। हाँ मतलब चीफ, हाँ मतलब बस मेरे ख्याल से एक ही फाइल जो सपोर्ट सर्विस का जो टेंडर बनता है ना, जो बड़ा बड़ा टेंडर बनता है 5 करोड़ 10 करोड़ का, जो 3 साल के लिए बनाते हैं अपन, आई थिंक दैट इज द ओनली फाइल विच आई कैन इमेजिन राइट नाउ मूविंग अप। यस सर। उसके अलावा मुझे कोई फाइल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा काम सर्विस में होता भी नहीं है। 25 लाख 30 लाख का तो पावर चीफ के पास ही दे दिया उन्होंने, मतलब वर्क कराने का पावर 10 लाख का एक्सचेंज के पास ही दे दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके अलावा मैं अभी इमेजिन, क्योंकि अभी मैं डिवीजन में नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता, मैं शायद उतना विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे डिवीजन छोड़े हुए 6 महीना हो गए। बट अभी होता तो मज़ा आता टू बी ऑनेस्ट। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं शायद क्विक हो जाएगी अब, जहाँ तक मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ। और अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं सर कुछ गड़बड़ है या कुछ डाउट्स है, तो प्लीज़ डिस्कस करो मेरे साथ। हो सकता है हम लोग थॉट कुछ दे सकें, जिससे में आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे हम फंस रहे हैं, या वहाँ पे कुछ फंस रहे हैं, या यहाँ पे काम रुक रहा है हमारा, जो भी कुछ है वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। सर ये पीआई की पावर जेई के पास 500 है या 2000 है सर? 500 है। 2000 काउंटर साइन करना पड़ेगा AEE, मतलब एडी के साथ, जो आपका SD होता है AD2, AD2 हैज टू काउंटर साइन द बिल।
तो हम लोग but जनरली assume करते हैं कि जेई एंड ईडी आर इन मतलब सिंक, तो अपन जेई कर लेते हैं 2000 तक का, बट उसका जो बिल्स है वो काउंटर साइन होना चाहिए। 500 तक में काउंटर साइन की जरूरत नहीं है अमूल। 500 से 2000 के बीच में जो खर्चा आप करते हैं पीआई से, उसको काउंटर साइन कराना चाहिए। हाँ, बट अभी तक तो सर डिवीजन में 3-4-5 साल से मांगा नहीं है, इवन मेरे अलावा इसका भी मैं जो कराता एब्स्ट्रैक्ट था, होता है। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे डिवीजन नहीं करते, बट मैं आपको वो ऑर्डर शेयर कर दूंगा जो मैं आपको दिखा रहा था ना, 12 जो मेरे पास लास्ट, हो सकता है ऑर्डर चेंज हो गया हो, बट सीडब्ल्यूसी का जो डेलीगेशन है जेईस का वो 500 ही है मेरे पास। अगर किसी के पास कोई फ्रेश डेलीगेशन है तो मुझे शेयर करो मेरे साथ। मेरे पास 2012 का डेलीगेशन है जिसमें 500 रुपये दिया गया है जेईस को। ठीक है। वही सर, अब इन कंकरेंस मतलब कंकर्ड, मतलब अब जो वर्ड जोड़ दिया गया है सर, वही पहले कंसल्टेंट था, हाँ, अब अभी कंकर्ड हो गया है। कनकर्ड हो गया। हम्म, और कोई आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। मतलब इमेजिन ये करो कि आपको काम कराना है, काम कराने के लिए कोई रुकावट अगर आपको फील हो रहा है तो डिस्कस करो कि सर मैं और काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ या यहाँ मैं फंस रही हूँ। आई विल मोर देन हैप्पी कि वो रास्ता कैसे अपन निकाल सकते हैं। बिकॉज देखो, डेलीगेशन इज ऑल अबाउट लाइक अ गेम ऑफ चेस। मैं इतना मानता हूँ, यू यू नीड टू नो विच, जो आपका चेस का है वो कौन सा लोग कितना कदम चल सकता है। मतलब यू नीड टू नो हु आर द हॉर्सेस, हु आर द वजीर, हु आर द कैमल्स। आप उसको सही जगह चलाओ तो आपका सारा फाइल निकल जाएगा। तो, मतलब हमें उस रूल का क्लैरिटी होना चाहिए फाइल चलाने के लिए, विच आई बिलीव। और तभी हो सकता है जब आप इंटरप्रिटेशन आपका बहुत स्ट्रांग रहे रिगार्डिंग द डिफरेंट मैनुअल्स वी हैव, रिगार्डिंग डिफरेंट फाइनेंशियल गाइडलाइंस वी हैव। अगर आप इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग रख पा रहे हो तो यू कैन यूज दिस क्लॉजेस टू सपोर्ट योर वर्क, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आपको अगर पता हो कि कब हमें बिडिंग करनी है, कब हमें डायरेक्ट कोटेशन करना है, कब हमें सीडब्ल्यूसी पे जानी है, कब हमें कंपैरेटिव बाइंग करनी है, ऑल दिस थिंग्स इफ यू आर फेमिलियर विद, इट्स अ रियली अ गुड जॉब। आपको गेम खेल के मजा आएगा ये। कोई डाउट है प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वी वाइंड अप। सौरभ। सर सर आपने सर ये क्या कहते हैं लैपटॉप और ये पीसी परचेज करने के लिए जो बोला था सर। वो लैपटॉप तो शायद अपने पास पावर नहीं है प्रवीण, हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा। अ, हाँ सर, मतलब जैसे कि टीएनपी में सर कभी कभी ले लेते थे। नहीं नहीं नहीं, पहले वो ग्रे एरिया था, पहले हम उसको एक्सप्लोर करते थे, पहले हम उसको अपने फायदा के लिए यूज करते थे। अब वो मत करो, अब इन्होंने टीएनपी और लैपटॉप अलग कर दिया है। अब ये भी स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इन्होंने अलग अलग डेलीगेशन कर दिया है, अब लैपटॉप को उसमें मत मानना टीएनपी में, ठीक है। कंप्यूटर को TNP उन्होंने अलग डेलीगेशन है उसका अलग कर दिया है बिल्कुल। तो अब आप ये नहीं बोल सकते सर मैं उसको टीएनपी में लूंगा। पहले ग्रे एरिया था, क्लैरिटी नहीं थी, तो हम चल रहा था हमारा, करेक्ट। तो अब आपके पास क्लैरिटी है, आप अलाउड नहीं हो लैपटॉप लेना। ठीक है, आई थिंक सौरभ, आई थिंक वी आर डन। मतलब मैंने जो आपने जैसे कहा था कि जो इनके डाउट्स हैं रिसेंट डेलीगेशन को लेके, डायरेक्टली टच ऑन दैट ओनली, बट ज़्यादा डाउट्स आए नहीं है। मैं सरप्राइज, मे बी सर कि इन लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है पूरा डॉक्यूमेंट। बट मैं वैसे ही प्रिपेयर था कि अगर इनके डाउट्स हैं तो वी कैन क्लियर ऑल द डाउट्स, टू बी ऑनेस्ट। एटलीस्ट सर ये हैव कवर्ड जिनका भी डाउट जो भी था, तो ऑल दोस वी हैव टेकन अप। एंड if there are no more queries from any of the participants, then I think we can close the session now. So thank you। in the chat box भी चेक कर लेते हैं सर, आई होप कि हाँ, कोई अगर चेक बॉक्स में है। नहीं, चैट बॉक्स में भी कोई नहीं है सर। नहीं, या तो बहुत अच्छा मैंने लिया या तो सबका बाउंसर गया है। मे बी बाय दैट टाइम सर एक हफ्ता हो रहा है अभी कि आप जब पुणे आएंगे, तो by 12th they may be having some few more doubts in this, and that time they can clarify।
बिल्कुल, because I was preparing a different presentation sort of for DSPR. जैसे मैंने कहा था ना, मेरा presentation कुछ दूसरा था. I wanted to show them the source. Source मतलब कि हमारा जो delegation आता है, वो constitutionally कैसे backing है उसकी. मतलब how do we basically get the delegation from the President of India, and then President delegates to Ministry of Finance, then Ministry of Finance delegates to secretaries, and secretaries to chairman, and chairman to further. So there is a chain of this delegation which needs to be understood. But since it was said that already classes have been taken by Tiwari sir on this, and I'm assuming that the source of delegation is clear to them. I don't want to again repeat the topic. So directly jump down to the orders that the recent delegation which have come. So we have discussed that, and any further doubts if they have, I think in Pune we can clarify more. दैट विल बी सर, क्योंकि मतलब जब काम करना शुरू करेंगे ये डेलीगेशंस को यूज़ करके तभी इन पे फर्दर डाउट्स आएंगे. तो पर सर आपका जो भी प्रेजेंटेशन मटेरियल जो भी आपने बनाया सर, इफ़ यू कैन प्लीज शेयर, देन आई विल शेयर विद द पार्टिसिपेंट्स एंड मे बी दे कैन गो थ्रू इट. एक तो वो मैंने ऑर्डर भी शेयर कर दिया आपके पास में सौरभ, जो क्वेश्चन किसी ने कि एमएसएमई में वर्क एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो वो मैंने ऑर्डर शेयर किया है आपके साथ व्हाट्सएप पे. जी सर, मैंने फॉरवर्ड किया है ग्रुप में. उसमें क्वेश्चन नंबर 32 में वो आंसर किया जा रहा है कि वर्क हैव बीन केप्ट आउट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, इज नॉट अंडर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी वर्क. तो वो क्लैरिटी है वहाँ पे. तो ठीक, अभी इसका जो प्रेजेंटेशन है सौरभ मैं ये भी शेयर कर दूंगा. ओके सर, बिल्कुल सर. ठीक है सर, देन आई थिंक वी कैन क्लोज नाउ एंड थैंक यू सो मच सर for taking these two very important sessions covering the e-tendering portal, the CPP portal, and also the revised delegation of powers order that has recently been issued by CWC. I hope that these sessions were very enriching for all the participants and they must have gained important insights into these important topics. So thank you so much sir, and hoping to see you in Pune in another 10 days, about 10 days. Sure. Thank you very much, Saurabh. Thank you very much, and thank you to all. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, and thank you to all the participants. So here we concludes the first week of our training program, and we will be starting with the week 2. I will soon be sharing the next week's session plan. So please stay connected, and the quiz for today's sessions has already been uploaded on the Moodle. So kindly go and attempt and submit the quiz. Okay, so thank you so much for joining and have a nice weekend. Enjoy the weekend. Thank you. Thank you. थैंक यू सर. सर कल ऑफिस आएंगे क्या हम? चले गए थे.